हाय एवरीवन। सो दिस इज द डे 3 ऑफ डेली क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, इसमें हम थर्ड क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। सॉरी फॉर द लिटिल डिले। तो बेसिकली फॉर सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियोस बट अभी आपको डेली बेसिस पर ये वीडियोस मिलना वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें कि आज ये थर्ड डे का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट सेल साइकिल रेगुलेशन इन फिजन यीस्ट। पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, अ CDC25 म्यूटेंट कैन नॉट एंटर माइटोसिस ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू रिमूव द इनहिबिटरी फॉस्फेट। अब CDC25 अगर आपको नाम से पता हो, मैं पहले आपको कुछ बातें बताऊंगी, उसके बाद वापस से हम लौट के इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं सेल साइकिल के बारे में बात करती हूँ, आप सबको पता होगा देयर आर 4 फेजेस G1। ठीक है, उसके बाद हमें आते हैं S फेज, उसके बाद में आती है G2 फेज एंड देन देयर इज M फेज। ओके, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में जो चीजें आपसे पूछी गई हैं वो मेनली G2 टू M फेज में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके बारे में पूछी गई है। ओके, अब यहाँ पे जब हम G2 से M में ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट, तो इसमें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिनका की रोल देखा गया है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का नाम होता है V1 काइनेज। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है CDC25 फॉस्फेटेज। ये जो V1 काइनेज है, क्योंकि ये काइनेज आप नाम से ही देख सकते हैं, इट इज अ काइनेज, तो काइनेज का काम होता है फॉस्फेट को ऐड करना। तो ये फॉस्फेट को ऐड करता है 15th टायरोसिन रेजिड्यू पे। इसका मतलब एक और चीज है कि ये एक इनहिबिटरी फॉस्फेट को ऐड कर रहा है। मतलब जब ये फॉस्फेट को ऐड करेगा तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर एक इनहिबिशन हमें देखने के लिए मिलेगा। मतलब जिस भी चीज पर ये फॉस्फेट को ऐड करेगा वो इनएक्टिव हो जाती है। इसके बाद में CAK के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। CAK एक्टिवेटिंग काइनेज, नाम में ही लिखा है एक्टिवेटिंग। ये वापस से फॉस्फेट को ऐड करता है थ्रियोनिन्स 161 रेजिड्यू के ऊपर। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक्टिवेटिंग जो फॉस्फेट है उसको ऐड कर रहा है यहाँ पर। CDC25 फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज का क्या काम होगा? ये काम करता है फॉस्फेट को रिमूव करने का। ठीक है, तो जब फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करेगा तो बहुत सिंपल बात है कि जो इनहिबिटरी फॉस्फेट है उसको ये रिमूव कर देता है। मतलब ये अल्टीमेटली कंपोनेंट को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो एज ए समरी अगर मैं आपको छोटा सा यहाँ पर बताऊं तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास मेनली यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है। एक हो गया हमारे पास में V1 काइनेज। ठीक है, V1 काइनेज जो कि 15th टायरोसिन के ऊपर में फॉस्फेट को ऐड कर रहा है। मतलब बेसिकली जो CDK है हमारा, उसके जो 15th टायरोसिन रेजिड्यू है वहां पर फॉस्फेट को ऐड कर रहा है और ये एक्ट करता है इनहिबिटरी फॉस्फेट की तरह। मतलब ये कंपोनेंट को क्या कर देता है? इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा देता है। दूसरा आता है हमारे सामने CAK एक्टिवेटिंग काइनेज है। तो बेसिकली ये 161 थ्रियोनिन के ऊपर क्या करेगा? फॉस्फेट को ऐड कर देगा, जिसके कारण ये एक्टिवेटिंग फॉस्फेट की तरह काम करता है और यहाँ पे ये कंपोनेंट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा आता है CDC25 फॉस्फेटेज, नाम में ही है फॉस्फेटेज, तो फॉस्फेट ग्रुप को ये रिमूव करवाएगा। तो जो इनहिबिटरी फॉस्फेट यहाँ पर हमने अटैच करवाया था इस जगह पर, उसको ये रिमूव करवा देता है। और जब ये रिमूव हो जाएगा तो अल्टीमेटली कंपोनेंट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि 2 चीजें हैं जो कि एक्टिवेशन करवा रही हैं और एक चीज है जो कि इनहिबिशन यहाँ पर करवा रही होती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें आपको उसी फॉर्म में दिखाई गई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो CAK है वो जब काम कर रहा है CDK1, तो बेसिकली जो साइक्लिन B और CDK1 का कॉम्प्लेक्स है उसको हम MPF बोलते हैं, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक है, आप बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये माइटोटिक फेज में लेके जा रहे हैं अल्टीमेटली हमको। तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं MPF या मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। नाउ जब सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले यहाँ पर V1 दिखाया नहीं गया है आपको, नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हो आप। तो जब यहाँ पर V1 प्रेजेंट होगा, ठीक है, V1 क्या करेगा? यहाँ पर इनहिबिटरी फॉस्फेट को ऐड करवा देगा, ये वाला देख सकते हो आप। और उसके बाद में CAK आएगा जो कि एक्टिवेटिंग फॉस्फेट को ऐड करवा देगा। और सबसे लास्ट में आता है ये CDC25 फॉस्फेटेज। ये क्या करेगा? ये जो इनहिबिटरी फॉस्फेट था, ठीक है, जो कि V1 काइनेज ने यहाँ पर अटैच किया था, उसको ये रिमूव करवा देगा और सिर्फ एक्टिवेटिंग फॉस्फेट इस पॉइंट पर रह जाता है। और इसीलिए हम बोलते हैं एक्टिव जो M फेज का साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है वो बन जाएगा, या फिर एक्टिव MPF यहाँ पर बन जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको G2 फेज से M फेज में मूवमेंट करवाना है। अब बहुत सिंपल बात है कि जब तक कि ये जो MPF है इसको हम क्या चाहेंगे कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म में रहे, जब तक कि ये M फेज में मूव ना कर जाए। तो इसीलिए V1 काइनेज का काम होता है कि भाई जब तक ये
एम फेज में मूव नहीं कर रहा है, इसको एक हम इस फॉर्म में रखेंगे कि ये एक तरीके से चेक एंड बैलेंस सिस्टम की तरह आप देख सकते हो उसको। आगे चलते हैं, सेम चीज आपको दिखाई गई है, साइक्लिन सीडीके का कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव है, यहाँ पर V1 आया, MYT1 आप देख सकते हैं CA के, ठीक है, इन्होंने दो फॉस्फेट ऐड किए, एक एक्टिवेटिंग एक इनहिबिटरी। इसके बाद में CDC25 आया, उसने इनहिबिटरी को हटा दिया, ये वाला नीचे वाला रिमूव हो चुका है एंड ये इस वाला सिर्फ रह गया है। यहाँ पे आपको लोकेशन भी दिखा दी गई है, CDC25 कहाँ काम करता है, ये टायरोसिन पे ऐड कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ अब बात आती है SIC1 के बारे में, ये क्या होता है। तो SIC1 बेसिकली G1 फेज से S फेज में जो प्रोग्रेशन है उसको उस बेसिकली प्रोग्रेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है, DNA सिंथेसिस का जो फेज है। तो G1 से S फेज में जो प्रोग्रेशन होने वाला है उस प्रोग्रेशन को इनहिबिट करता है SIC1 इन द सेल साइकिल। Rapid degradation of SIC1 at the end of the G1 phase allows the cell to initiate cell DNA replication। क्योंकि सिंपल बात है, G1 से S फेज में जाने नहीं दे रहा, मतलब हमको SIC1 को क्या करना पड़ेगा, डिग्रेड करना पड़ेगा अगर हमें इस फेज में मूव करना है और हमें DNA रेप्लिकेशन के प्रोसेस को करवाना है तो। It was found that SIC1 is phosphorylated by G1 cyclin CDK complex, मतलब कि इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ चीजें दिखाई गई हैं। तो SIC मेनली आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में बेसिकली हुआ है, ये इनहिबिशन करवाया है इसका किसने, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स ने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप SIC1 CDC14 आया, SIC1 का उसने बेसिकली क्या करवा दिया, इस तरीके से यहाँ पर उसका फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। तो देख सकते हो स्कीमेटिक डायग्राम इलिस्ट्रेट्स हाउ CDC14 मतलब दिस वन डीफॉस्फोराइलेट्स SWI5 SIC1 एंड CDH1, इनको क्या करवा देता है, डीफॉस्फोराइलेशन करवा देता है। ये फॉस्फेट ग्रुप थे, इनका डीफॉस्फोराइलेशन हो गया टू ड्राइव CDK1 इनएक्टिवेशन बाय टू मैकेनिज्म्स, जिससे कि CDK1 का इनएक्टिवेशन हम करवा सकें दो मैकेनिज्म्स की मदद से, अल्टीमेटली किस किस की मदद से, APC मीडिएटेड साइक्लिन डिस्ट्रक्शन एंड प्रोटीन इनहिबिशन। ओके, नाउ अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ। तो पहला स्टेटमेंट हमसे जो पूछा हुआ है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे क्या बोल रहे हैं कि अ CDC25 म्यूटेंट कैन नॉट एंटर माइटोसिस ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू रिमूव द इनहिबिटरी फॉस्फेट। देखिए CDC25 फॉस्फेटेज का क्या काम था कि भाई ये रिमूव करवाता था इनहिबिटरी फॉस्फेट को, और इस हिसाब से ये माइटोसिस फेज में मूवमेंट या एंट्री करवाता था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर म्यूटेशन केस होगा तो सिंपल बात है ये काम नहीं करवा पाएगा तो माइटोसिस में एंट्री में भी ये प्रॉब्लम होगा। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन वाले स्टेटमेंट सही होगा, तो थर्ड तो आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड, V1 कंसिस्टेंटली मेंटेन्स द CDK इन एक्टिव स्टेट लिखा हुआ है। हम सबको पता है कि जो V1 जब काम करता है तो ये क्या करता है, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड करता है, मतलब ये उसको इनएक्टिव स्टेट में रखता है ना कि एक्टिव। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। तो बी वाले जितने भी स्टेटमेंट है उनको हम यहाँ से हटा देंगे, तो या तो ऑप्शन आंसर होगा 2 या तो 4। तो सी तो मतलब सही ही है कि भाई CAK मीडिएटेड फॉस्फोराइलेशन ऑफ थ्रियोनिन 161 रेजिड्यू ऑफ CDC2 इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर द CDK टू बी एक्टिव, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई इसकी जरूरत है ना, लेकिन सिर्फ इससे ही नहीं होगा, और भी चीजें हमको चाहिए होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक्टिवेशन ऑन SIC1 in G1 allows the cyclin CDK that is present in the cell to initiate DNA replication and E लिखा हुआ है कि SIC1 mutant। अब आपको मैंने क्या बताया था कि SIC1 क्या करता है, G1 से S फेज में जो प्रमोशन है उसको कहीं ना कहीं इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। तो अगर मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगी तो क्या ये इस चीज को होने देगा, ऑफ कोर्स नहीं होने देगा, राइट। तो हमें एक्टिवेशन नहीं करवाना है इसका, हमें इसका इनहिबिशन करवाना है, तब ये प्रोसेस G1 से S फेज में जो प्रोग्रेशन है वो चल पाएगा। मतलब डी स्टेटमेंट हो जाएगा वापस से रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, SIC1 म्यूटेंट एग्जिबिट्स एक्टिवेशन ऑफ प्रीमेच्योर DNA रेप्लिकेशन फ्रॉम फ्यूअर ओरिजिन्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द S फेज। मतलब कि जो SIC1 म्यूटेंट होगा, म्यूटेंट का मतलब ऑफ कोर्स उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम एक्टिवेशन देखेंगे ऑफ प्रीमेच्योर DNA रेप्लिकेशन का, मतलब सेल जो है वो S फेज में एंटर कर गई है।
फ्रॉम फ्यूअर ओरिजिन्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एस फेज। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको आप पढ़ सकते हो, बाकी बातें सब सही है। तो ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट ए, सी और ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए इन वीडियोस को, जो भी देख रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं CSIR की, गेट की, DBD की, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके साथ शेयर कीजिए वीडियोस। एंड आप भी मेक श्योर कीजिए कि नोट में वो चीजें मेंशन करते रहिए जो चीजें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय बाय।